Class student, good morning beta. Today we start chapter number second part of this lesson. सोवियत प्रणाली क्या थी। इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, क्योंकि जो आपके चैप्टर का नेम है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीय देश कौन से थे? पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। ठीक है बेटा, तो इन दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है बेटा, तो यह जो क्रांति है वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग विचारधाराओं वाले देश हैं। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा वाला देश है और जो सोवियत है वो साम्यवादी विचारधारा वाला देश है, यानी अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला। और अमेरिका जो है वो केवल व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य जो है वो अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से ये विचारधारा प्रेरित थी। ठीक है, तो दूसरा है कि इस प्रकार की जो कोशिश की गई, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की गई, ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के जो निर्माता हैं, निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। ठीक है, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक दल विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल, जैसे आप देशों में देखते हो कि एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि राज्य और पार्टी की संस्था को ही महत्व दिया गया है। और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, यहाँ पर किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है बेटा, और अर्थव्यवस्था जो है वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेनानी ने फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। ठीक है, इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया। ठीक है, किसको? समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। किसको? सोवियत संघ को। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी, सबसे ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, खनिज तेल, लोहा, इस्पात। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप साथ के साथ आप ध्यान दे लें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। अमेरिका को छोड़ दें तो इसकी जो शक्ति का लोहा है वो संपूर्ण विश्व मानता था, क्योंकि इसके पास जो है एक उन्नत संचार प्रणाली थी। ठीक है, और इसके पास खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जो सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद उद्योग भी बहुत उन्नत था और सभी चीज़ों का, लगभग कार से लेकर सभी चीज़ों का उत्पादन सोवियत संघ में होता था। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था।
सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। बेरोज़गारी नहीं थी। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, क्योंकि किसी अन्य पार्टी को यहाँ महत्व तो नहीं दिया गया था। ठीक है। और जो भी वहाँ की संपदा है उन सभी पर अधिकार किसका था? जो सोवियत संघ की सरकार थी उसका था। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि जो नौकरशाही है उसका शिकंजा जो है वो सोवियत प्रणाली पर कसता चला गया। सत्ताधारी यह प्रणाली क्या हो गई? सत्तावादी हो गई। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सत्तावादी होना क्या होता है कि अभी तक तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत संघ के अंदर जो है वो लोगों के हितों का ध्यान रख रही है, उसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, उसने अपने अपने वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा जीवन स्तर जो है वो सुनिश्चित किया हुआ है, बेरोज़गारी की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सभी चीज़ों पर मलकियत का जो हक है वो सरकार का है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सोवियत प्रणाली है वो नौकरशाही का जो शिकंजा है वो उसके ऊपर कसता चला गया। अब ये प्रणाली अभी तक तो जो ये आमजन की प्रणाली थी, लेकिन अब ये क्या हो गई? चेंज होना शुरू हो गई। अब सत्ता का लालच आना शुरू हो गया। जो नौकरशाही है वो अब नागरिकों का जो के हितों के बारे में जो वो ध्यान रखना कम कर दिया और इसका क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने कि उन्होंने खुद पैसे कमाने का जो एक ज़रिया है उसको अपना लिया। और अब लोग जो ये जीवन में उनके में चेंज आया तो उन्होंने अभिव्यक्ति का एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने अक्सर चुटकुलों, कार्टूनों वगैरह का यूज़ किया अपनी असहमति जताने के लिए। ठीक है। तो ये सोवियत संघ की जो अधिकांश संस्थाएं हैं उनमें सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में आप सभी जानते हैं कि एक पार्टी का जो शासन था सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की जो साज संभाल है वो अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। तो सोवियत संघ से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इसके अंदर जो है अलग अलग और गणराज्य भी शामिल थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 15 गणराज्य जो है उनको मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। ठीक है। जैसे भारत को देखते हो आपकी 28 गणों को मिलाकर जो है वो भारत बनाया गया है। उसी तरह से पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। 15 गणराज्य हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा था? रूस। ठीक है। लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर अपेक्षित और दमित महसूस करती थी। ये जो 15 गणराज्य हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर क्या किया? समय समय पर जो है इन्होंने अमेरिका को बराबर की टक्कर देनी आरंभ कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। ठीक है। तो सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। ठीक है। इससे और क्या हुआ कि ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च हुआ है ना, पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लोगों में उत्पादकता प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया क्योंकि वो दूसरे देशों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। खाद्यान्न की आयात साल दर साल बढ़ती चली गई। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंत में ठहर सी गई। ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो सोवियत संघ है 15 गणराज्यों से मिलकर बना है और रूस उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा आपने यहाँ जाना कि जो यहाँ पर सोवियत संघ है किस तरह से वर्चस्व की तरफ बढ़ता है और बाद में किस तरह से उसका धीरे धीरे जो पतन होना वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उन्होंने जो वहाँ की नौकरशाही उन्होंने सत्ता के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब जो शासन लोगों की सहमति से चल रहा था अब उसके ऊपर जो है लोगों को अलग कर दिया गया है, अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है।
ठीक है। अब गार्बोचेव और सोवियत संघ का विघटन देखें बेटा, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर मिखाइल गार्बोचेव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। मिखाइल गार्बोचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, ठीक है, जो धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही थी। तो मिखाइल गार्बोचेव ने क्या किया, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना है और वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो गार्बोचेव क्या है, उस पार्टी के महासचिव, और कब बने, 1980 में, ठीक है बेटा। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी और सूचना है वो लगातार विश्व के देशों में बढ़ती जा रही थी। गार्बोचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो कुछ गार्बोचेव के द्वारा सुधार किए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1980 के दशक में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने गार्बोचेव। उन्होंने यहाँ के शासन के अंदर निम्नलिखित सुधार लाए, ठीक है। पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की, वहाँ सुधार करने का फैसला किया, ठीक है। यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे, तो देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गार्बोचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था, ठीक है। तो पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, ठीक है। तो गार्बोचेव ने देश की इस आंतरिक आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति को चलाया। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन वो लगातार क्या करते रहे, लगातार इसकी तरफ आगे बढ़ते रहे। लेकिन 1991 में जो है उनका तख्ता पलट हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो गर्मपंथी हैं उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, ठीक है। और लेकिन तब तक 1991 में जब उनका तख्ता पलट हुआ तब तक जो आम जनता है उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था, ठीक है। तो अब वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रूसी नेता, मैंने आपको बताया कि 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ है और उसमें रूस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर एक्टिविटी में जो रूस है वो केंद्र में रहता है। तो केंद्र के में रहने के कारण यहाँ के जो बोरिस येल्त्सिन हैं उन्होंने आम चुनाव जीता, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार किया, अलग होने की उन्होंने कोशिश की, खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादातर यूरोपीकृत थे, जो यूरोप से ज़्यादा लगते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी और कुछ गणराज्य ऐसे थे जो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। विघटन, मैं आपको बता रही हूँ इस पैराग्राफ के अंतर्गत कि जो गार्बोचेव ने क्या सुधार किए और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ। तो यहाँ बोरिस येल्त्सिन जो है वो रूस के नेता हैं और उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो हस्तांतरण है उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो 3 बड़े राज्यों में इसको बांटा गया। पहला था रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। तो इस प्रकार सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्रतिबंधित हो गई। परवर्ती जो सोवियत गणराज्य हैं ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 3 नए राज्यों का गठन हुआ, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ठीक है। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा
और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे का जो है वो हम कल करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।